हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम लोग वाक्य व्यवस्था आचार के अंतर्गत वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वाक्य के प्रकार को समझने के लिए पहले जरूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि वाक्य को किस किस आधार पर बांटा जाता है। तो पहला, वाक्य को रचना के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा है अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। रचना के आधार पर हम लोग पहले देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। अब इसे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण से समझते हैं। अशोक ने गाना गाया। यहां पर अशोक क्या है? अशोक है उद्देश्य। हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो भी बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो चूंकि इस वाक्य में अशोक उद्देश्य है और गाना गाया क्या है? विधेय, यानी कि अशोक के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो अशोक क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। अशोक ने गाना गाया। और दूसरा उदाहरण है भैंस दूध देती है। इस वाक्य में यह भी एक सरल वाक्य है। भैंस उद्देश्य है और दूध देती है, क्या हो गया? विधेय। तो मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और योजक शब्दों से जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और योजक शब्दों से जुड़े हुए हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको समझने के लिए आपको उदाहरण देखना पड़ेगा, तब बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। मोहन गया और पीयूष आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वाक्य है, यानी कि मोहन गया और पीयूष आया, लेकिन इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और क्या जोड़ रहा है? और। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य, यानी कि 2 साधारण से दिखने वाले वाक्य को एक योजक के द्वारा जोड़ दिया गया, वो है और। दूसरा है सीता अच्छा गाती है और गीता अच्छा नाचती है। यहाँ पे भी देखिए 2 साधारण वाक्य हैं कि सीता अच्छा गाती है और गीता अच्छा नाचती है, और ये दोनों को संयुक्त करने के लिए कौन सा शब्द लगाया गया? और। तो ये इस तरह के जो भी वाक्य होंगे वे संयुक्त वाक्य कहे जाएंगे। तीसरा है मिश्रित वाक्य। पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उसके आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझिए। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उसके ऊपर आश्रित वाक्य हो उसे हम लोग मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण को देखिएगा। यदि मैं दिल्ली गया तो तुम्हारे लिए पुस्तक ला दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहां से लेके आप यहां तक देखिए। यदि मैं दिल्ली गया, यानी कि यदि मैं दिल्ली गया, ये क्या हो गया? आपका प्रधान वाक्य कि दिल्ली जाएंगे और उसके बाद तो तुम्हारे लिए पुस्तक ला दूंगा, यानी कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तभी तुम्हारे लिए पुस्तक ला दूंगा। तो ये जो प्रधान वाक्य है उसके ऊपर ये जो आधा वाक्य है, यहां से तुम्हारे लिए पुस्तक ला दूंगा, ये इसका आश्रित वाक्य हो गया। तो
ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। अब आगे हम लोग अर्थ के आधार पर देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर देख रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा है संदेहवाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है विस्मय बोधक या विस्मयादि वाक्य, विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक वाक्य, ये आठवां है। चलिए एक एक करके हम लोग सभी को विस्तार से समझते हैं। विधानवाचक वाक्य जो कि अर्थ के आधार पे बताया गया है। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना पाया जाए। सीधी सी बात है कि विधानवाचक वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ पे राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। या फिर सीता गा रही है, इसमें भी कार्य के होने का पता चलता है। कौन से कार्य के होने का पता चलता है? इस वाक्य में राम के खाना खाने का पता चलता है, दूसरे वाले वाक्य में गीता के गाना गाने का पता चलता है। तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, यानी कि किसी कार्य का नहीं होने का पता चल रहा हो। जैसे कि राम खाना नहीं खाता है। अब देखिए इस वाक्य में राम खाना नहीं खाता है, यानी कि खाना खाने का जो कार्य है वो राम द्वारा नहीं हो रहा है, यानी कि ये निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से ये पता चलता है कि कोई प्रश्न कोई कर रहा है, या आप प्रश्न पूछ रहे हो या कोई पूछ रहा हो, ऐसे वाक्य कहे जा रहे हैं, तो वो हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? या क्या तुम पढ़ रहे हो? ये सभी क्या हो गए? प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य आज्ञा या अनुमति का बोध कराता है। ऐसे हम लोग दिन भर में कई ऐसे वाक्य बोलते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि हम किसी को या तो कोई अनुमति दे रहे हैं, या किसी से आज्ञा ले रहे हैं, या किसी को आज्ञा दे रहे हैं। एक वाक्य है, उदाहरण के तौर पे देखिए, अब आप खाना खा सकते हैं, या अब तुम यहां से चले जाओ। अब आप खाना खा सकते हैं, यानी कि हम अगले को खाना खाने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, अब तुम यहां से चले जाओ, यानी कि हम उसे यहां से जाने की अनुमति दे रहे हैं। तो ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, आशीष आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि साफ पता चल रहा है कि वैसे वाक्य जिसमें कि हम कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, किसी को शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, वैसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कि दीर्घायु हो, बधाई हो, या फिर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये सभी ऐसे वाक्य हैं जिसे हम इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। छठे नंबर पे आता है संदेहवाचक वाक्य। शायद वह मुझे भूल चुका है। यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए, संदेहवाचक वाक्य हम उसे कहते हैं जिन वाक्यों से कोई शंका या संदेह प्रकट होने का भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे कि शायद वह मुझे भूल चुका हो, इसमें एक संदेह प्रकट हो रहा है कि वह मुझे भूल चुका हो शायद, या फिर कल हो सकता है कि मैं पटना जाऊंगा। यह भी एक ऐसा वाक्य है जिसमें कि क्लियर नहीं पता चल रहा है, साफ साफ नहीं पता चल रहा है कि कल मैं पटना जाऊंगा या जाऊंगी या नहीं,
यानी कि ये सभी वाक्य कैसे, कौन से वाक्य हो गए, संदेहवाचक वाक्य हो गए। अब है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित होती है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आधारित होती है, चलिए इसको भी एक उदाहरण देखिए। जैसे तुम मेहनत करते तो जरूर पास कर जाते। यहाँ पे इस वाक्य में देखिए, एक वाक्य में जो क्रिया है वो दूसरे वाक्य की क्रिया से किस तरह से कनेक्ट है, यानी कि जुड़ी हुई है। तुम मेहनत करते तो जरूर पास कर जाते। यहाँ पे मेहनत करते तो पास कर जाते, यानी कि मेहनत करना भी क्रिया है और पास करना, ये दोनों जो वाक्य है एक दूसरे पे आश्रित हो चुका है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मान लीजिए वर्षा, यानी कि वर्षा होती तभी फसल अच्छी होती। ये सभी आपको संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आखिरी है यानी कि 8वां, विस्मय बोधक वाक्य। जिस वाक्य से शोक, घृणा, डर, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, जिस वाक्य से शोक, घृणा, डर, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, वैसे वाक्यों को विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। इसके कुछ शब्द हैं जैसे उफ, अरे, वाह, आहा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको कि हम वाक्य बनाने में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अरे तुम गिर गए थे क्या। अरे यह एक कहीं ना कहीं विस्मय, आश्चर्य प्रकट कर रहा है। अचानक से हम किसी को देख के बोलते हैं। जैसे कि आह, मौसम कितना सुंदर है। वाह, तुम्हारा तो नया कपड़ा बहुत सुंदर है। तो ये सभी वो शब्द हैं जो कि हमारे अंदर विस्मय पैदा करते हैं और उससे वाक्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से आज वाक्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग वाक्य के प्रकार भाग 4 में पढ़े हैं और आज आपका ये पाठ समाप्त हो चुका है, पूरा हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग आगे उपवाक्य के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए।